कि दुनिया में ताकतवर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होते। सारी दुनिया में अभी तक एक भूचाल आया हुआ है, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि डेल्टा फोर्स तो अमेरिका की थी ना। असली मकसद किसका था? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने की असली साजिश। यहां पर MI6 कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्यों ब्रिटेन चाहता था मादुरो को हिरासत में लेना? ताकतवर खुद कानून बनाता है, इसलिए हर देश को ताकतवर बनना चाहिए। दुनिया का हर देश उसका विरोध करेगा, लेकिन आपके देश के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और एक पल के लिए सोचकर देखना कि अगर एशिया में हिंदुस्तान, रशिया और चाइना इन तीनों एक होते हैं, तो क्या विश्व के अंदर ऐसी कोई ताकत है, ऐसा कोई देश है जो इन तीन देशों का क्या कर सके, सामना कर सके? जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सोते वक्त अमेरिका की फोर्स उठाकर ले गई, तब से सारी दुनिया में अभी तक एक भूचाल आया हुआ है। या छोटे देश तो छोड़ दो, दुनिया के बड़े बड़े देश सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका होगा। लेकिन दुनिया कह रही है, मीडिया कह रही है, सब लोग कह रहे हैं ये अमेरिका ने किया है। हाँ, बात बिल्कुल सही है यार, क्योंकि डेल्टा फोर्स तो अमेरिका की थी ना। मगर मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं यार कि दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वही सच नहीं होता। आपको ऐसा जानबूझकर दिखाया जाता है ताकि पर्दे के पीछे जो ताकतें छुपी हो वो कभी नजर ना आए। अगर आज मैं यूं कहूं कि यह ऑपरेशन जरूर अमेरिका ने किया, लेकिन इस ऑपरेशन की असली ताकत, असली मकसद किसका था, तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यह पूरा का पूरा खुफिया ऑपरेशन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने की असली साजिश ब्रिटेन की MI6 और CIA ने मिलकर करी। लेकिन फ्रंट में कौन है? फ्रंट पर सिर्फ अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, CIA है। यहां पर MI6 कहीं नजर ही नहीं आ रही। क्यों ब्रिटेन चाहता था मादुरो को हिरासत में लेना? हम हर वजह को समझेंगे। मादुरो के साथ जो कुछ भी हुआ यार, वो अंतरराष्ट्रीय कानून कहो, UN कहो, उसका उल्लंघन है। आप किसी भी देश के चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष को नहीं उठा सकते, ये एक तरह का अपहरण है, ये सारी शर्तों का उल्लंघन है। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि दुनिया में ताकतवर के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होते। ताकतवर खुद कानून बनाता है, इसलिए हर देश को ताकतवर बनना चाहिए ताकि दुनिया का कोई भी मुल्क उस देश की ओर आंख उठाकर ना देख सके। इंटरनेशनल कानून हमेशा कहता है कि कोई भी पावरफुल देश अगर कोई कमजोर देश के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता। ये रूल्स हैं, लेकिन सारी दुनिया क्या करती है? इसकी निंदा करती है, और आज भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के साथ कोई खड़ा नहीं है। तो इतिहास गवाह है, प्रेजेंट आप देख सकते हैं, और भविष्य के अंदर भी लोग निंदा जरूर करेंगे। दुनिया का हर देश उसका विरोध करेगा, लेकिन आपके देश के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आपको अपने लोगों का बचाव करना है, अपने देश को बचाना है, तो आपको स्वयं पावरफुल बनना पड़ेगा। ब्रिटेन की पूरी साजिश को हम धीरे से समझेंगे, हर पहलू को। मैं आपको बताऊं, पूर्ण मानव अधिकार के वकील और इस टाइम ब्रिटेन के प्रेजेंट PM कीर स्टारमर ने क्या किया? इस हमले की निंदा तक नहीं करी यार। बोला कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जो ये कहते हो कि ये क्या है, मादुरो के खिलाफ एक गलत कार्रवाई है। अब आप समझ रहे हैं, मादुरो के साथ जो कुछ भी हुआ यार, वो इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर की शर्तें हैं कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट देश के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पर रोक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। और ब्रिटेन के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर और पूर्व मानव अधिकार के वकील स्टारमर कहते हैं कि यार नहीं, ये हमला तो बिल्कुल सही है। इस हमले की ऐसे कोई भी सबूत नहीं है कि वेनेजुएला के खिलाफ गलत कार्रवाई करी गई। हमारे पास ही कोई भी तस्वीर नहीं है। आज पूरी दुनिया के हर सोशल मीडिया में, हर न्यूज चैनल की सिर्फ एक ही हेडिंग चल रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, और ब्रिटेन के पास तो सबूत ही नहीं है। क्यों ऐसा? स्टारमर ने शनिवार को BBC में क्या कहा, मैं वो आपको बताता हूं कि मैं सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा करना चाहता हूं, ठीक है, और जब भी हमारे पास ऐसी तस्वीरें आएंगी तो हम दुनिया को बताएंगे। उनके पास तस्वीर ही नहीं है। या फिर स्टारमर ने क्या किया, सोशल मीडिया पर लिखा
कि मादुरो को हम एक नाजायज राष्ट्रपति मानते हैं, मतलब हम उसको जायज ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि यार वेनेजुला के तो राष्ट्रपति वो है ही नहीं, तो ब्रिटेन कौन होता है ये बताने का कि वेनेजुला का राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसके पीछे असली वजह क्या थी। अगर मैं आपको बोलूं, इसके पीछे असली वजह है 2.9 ट्रिलियन का कर्जा ब्रिटेन के ऊपर। इसकी हर परत को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया गया, क्यों अमेरिका को फ्रंट में रखा गया, क्यों सीआईए का इस्तेमाल करके MI6 ने एक देश का तख्ता पलट कर दिया। इसके पीछे 2.9 ट्रिलियन का कर्जा ब्रिटेन के ऊपर। आप हर पॉइंट को समझाता हूं। थोड़ा सा पीछे आते हैं 2019 में। यार 2019 में भी मादुरो ही क्या थे, वेनेजुला के राष्ट्रपति थे, लेकिन ब्रिटेन ने क्या कर दिया, एक अलग ही राष्ट्रपति चुन लिया। उन्होंने बोला कि हम मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानते। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, ताकि मादुरो क्या हो, पश्चिमी देशों के इशारे पर नाचे। जो भी ब्रिटेन चाहता है मादुरो वो करें। तो 2019 में ब्रिटेन ने सीधा कह दिया कि ये वेनेजुला के राष्ट्रपति नहीं है। और ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, जुआन गुंडो, यार कितना मुश्किल नाम है यार, इनके नाम इतने दवाइयों जैसे रखे हैं ताकि मैं बोल ना पाऊं, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया भाई, जुआन को क्या कर दिया, एक राष्ट्रपति की मान्यता दे दी। यार भाई जुआन ने कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी क्या कर दिया इन्हें, 23 जनवरी 2019 को एक इंडिपेंडेंट, मतलब अग्रिम प्रेसिडेंट बना दिया भाई ब्रिटेन ने। चाहे वेनेजुला की जनता को यह मंजूर हो या ना हो, उससे ब्रिटेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिटेन के राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, MI6 को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। पर ब्रिटेन ने बोल दिया भाई तुम्हारे देश के अंदर ये राष्ट्रपति। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, सीधे के सीधे इनको मान्यता दे दी भाई, जुआन को मान्यता दे दी कि ये बिल्कुल हम इनको राष्ट्रपति मानते हैं। और दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव डालना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या बोला कि आप भी इन्हें राष्ट्रपति मानो। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप किसी भी स्वतंत्र देश के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर भी ब्रिटेन ने उन सभी नियमों का उल्लंघन किया। और फिर 24 जनवरी 2019 को यार ब्रिटेन के तत्कालीन सचिव जो उस टाइम थे जेमरी हंट वाशिंगटन गए और वहां के विदेश मंत्री माइक पापो से मिले और उनके उपराष्ट्रपति माइक पेस के साथ एक क्या करी, सुबह मीटिंग करी। और मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री एलन डंकन के अनुसार, मतलब उस टाइम जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उनके अनुसार क्या हुआ, इस मीटिंग के दौरान हंट ने अचानक कह दिया, मतलब उनके विदेश सचिव ने अचानक एक ऐसी बात कह दी जिससे सभी चौंक गए। उन्होंने बोला हम क्या करते हैं, गुआइडो, मतलब वही जिसको अभी राष्ट्रपति बताया था, हम उस पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें हम राष्ट्रपति बनाएं। लेकिन कितना बड़ा गेम सोचो कि 23 जनवरी 2019 को उन्होंने मान्यता दे दी कि तुम राष्ट्रपति हो भाई, कहां के, वेनेजुला के। और 24 तारीख को पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं इस मीटिंग के अंदर कि हम विचार कर रहे हैं। विचार नहीं कर रहे, ये पहले से MI6 प्लानिंग कर चुकी है कि हम मादुरो को हटाकर इन्हें राष्ट्रपति बना रहे हैं। सिर्फ दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इसमें विचार कर रहे हैं। क्यों, ताकि पूरा का पूरा प्रेशर किसके ऊपर पड़ सके, मादुरो के ऊपर प्रेशर पड़ सके और मादुरो सिर्फ वही काम करें जो ब्रिटेन चाहता है। और फिर बिल्कुल जो MI6 की प्लानिंग थी, जो ब्रिटेन की प्लानिंग थी, वो दुनिया को नजर आई। $2 मिलियन, लगभग 16,000 करोड़ का सोना क्या कर दिया, ब्रिटेन ने सीज कर दिया। और ब्रिटेन ने बोल दिया कि हम आपको राष्ट्रपति नहीं मानते, आपकी सरकार वैध नहीं है, तो ये गोल्ड आज से हमारा हो गया। आप ऐसा सोचो कि यार किसी बैंक के अंदर आपने अपना पैसा रखा हुआ हो और वो बैंक के जो मालिक हैं वो ये बोल देते हैं कि हम आपका पैसा आपको नहीं देते क्योंकि अब आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो खत्म हो चुकी है। मतलब ब्रिटेन ने उनको राष्ट्रपति से हटाया और राष्ट्रपति के बाद हटाने के बाद बोलता है कि आप वैध नहीं हो और आपका $2 बिलियन का सारा का सोना सीज कर दिया। मैंने आपसे क्या कहा कि MI6 और ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्लानिंग क्यों थी मादुरो को हटाने के लिए, क्योंकि वेनेजुला का सारा पैसा वेनेजुला को वापस न लौटाने पड़े, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर 2.9 ट्रिलियन पाउंड का कर्जा है, जो ब्रिटेन आज पूरी दुनिया में दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसा है, उसकी
असली कहानी ये है पीछे, जो आज 2026 में लोगों को नजर आ रही है। और मैं धीरे धीरे और समझाऊंगा कि 2026 के अंदर आज पूरी दुनिया के अंदर जो वॉर हो रहा है उसके पीछे MI6 की प्लानिंग आज की नहीं है, कई सालों की है, बट आज दुनिया को नजर आ रहा है। और आपको पता है MI6 ने जितने भी वेनेजुएला के अंदर मादुरो के अगेंस्ट थे उनको फंड देना शुरू किया, उनको मजबूत बनाया ताकि वो क्या करें, मादुरो के अगेंस्ट हो जाए। एक इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करी कि दुनिया को यह नजर आए कि यार मादुरो तो क्या कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ है, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये सारा का सारा किसने किया, पर्दे के पीछे रहकर MI6 ने। मतलब जो वेनेजुएला के जो 2 बिलियन डॉलर पैसे थे उन्हीं में से कुछ पैसों का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, वेनेजुएला के ऊपर ही कर रहे हैं। और दुनिया ने देखा कि कैसे मादुरो को डेल्टा फोर्स ने महज 30 मिनट के अंदर उन्हीं के देश से उठा लिया। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, पल भर के लिए सोचकर देखो कि अगर आपका घर है, आपके घर में 4 कमरे भी हैं, 5 कमरे भी हैं, अगर आप ही के घर के अंदर कभी कोई आदमी छुप जाए और आपको पता ना हो कि यार वो मेरे घर में कहां छुपा है, तो मैं मानता हूं कि आधे घंटे में तो आप उसको अपने घर से नहीं ढूंढ पाओगे। तो किसी देश के अंदर अमेरिका की डेल्टा फोर्स जाती है और महज 30 मिनट के अंदर क्या होता है, उस देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा लिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। तो ये प्लानिंग कई साल पहले की थी जो ग्राउंड पर लोगों को आज नजर आई। इसके पीछे CIA का पूरा गेम। मैं ये भी कहूंगा कि CIA हो, MI6 हो, उनको मादुरो की हर मूवमेंट के बारे में पता था कि मादुरो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, इनके घर के बेड का कलर कैसा है, इनके कपड़ों का कलर कैसा है, इनके अलमारी में कितने कपड़े रखे हुए हैं। जब भी कोई एजेंसी किसी देश के खिलाफ काम करती है तो उस एजेंसी के पास इतनी जानकारी होती है, शायद उस व्यक्ति को खुद के बारे में अपना नहीं पता होता जितना दूसरे देश की एजेंसी को पता होता है। तभी एक भी गोली नहीं चली और क्या हुआ, राष्ट्रपति को उठाकर ले गए। और दुनिया के अंदर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से चलाया जा रहा है कि वेनेजुएला के अंदर चाइना के हथियार फेल। अरे गोली तो चली ही नहीं यार, तो किस हथियार की फेल की बात कर रहे हैं आप। लेकिन असली वजह क्या है, आज दुनिया के अंदर जो पूरा वॉर चल रहा है, आज चाहे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आज मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, आज चाहे बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई, आज नेपाल की सरकार गिर गई, श्रीलंका पहले ही खत्म हो गया, पाकिस्तान बर्बादी के कागार में है। इसके पीछे की मेन वजह भी मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा। यहां पर मतलब साफ है, वेनेजुएला को गिराने के लिए ब्रिटेन ने 2019 से ही लग चुका था। यह प्लानिंग 8 साल पहले की थी। इसकी सबसे पहली कड़ी क्या थी, मादुरो के विपक्ष नेता जुआन मादो को क्या करना, वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाना, उसको मान्यता देना ताकि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास आ जाए, ब्रिटेन के पास आ जाए। और आज सारा का सारा कंट्रोल ब्रिटेन के पास ही है और ब्रिटेन ने वेनेजुएला का सारा सोना, सारा एसेट जब्त कर लिया और वेनेजुएला की तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई यार। ऐसा ही ब्रिटेन ने सिर्फ वेनेजुएला के साथ नहीं किया, ऐसा ही किसके साथ किया, रूस के साथ भी किया। रूस के 25 अरब डॉलर या 30 बिलियन डॉलर के समथिंग की संपत्ति सीज कर दी। और आज पूरी दुनिया के अंदर यही MI6 यही ब्रिटेन बैकफुट से क्या कह रहा है कि रशिया युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने रशिया के सारे एसेट और 30 बिलियन डॉलर वैसे ही जब्त करे थे जैसे आज वेनेजुएला के लगभग 16,000 करोड़ रुपए जब्त कर दिए। और भी देखो, रूस के एक अरबपति बिजनेसमैन रोमन, यार ब्रिटेन ने क्या किया, उसका सारा पैसा ही जब्त कर दिया। उसकी एक क्लब भी है, चेल्सी फुटबॉल क्लब, उसके मालिक रहे हैं ये। और ब्रिटेन ने क्या किया, बोला कि आप अपना सारा का पैसा या तो क्या करो, यूक्रेन को दो युद्ध में, और नहीं तो क्या करो, कानूनी कार्रवाई करो। यार ये ऐसा हो गया कि सपोज करो कि कोई लक्की बिस्ट का पैसा जब्त कर ले, बट मेरा पैसा नहीं है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मेरा कोई पैसा जब्त कर ले और मुझे बोले कि लक्की बिस्ट या तो एक काम करो, अपना सारा पैसा बांग्लादेश को युद्ध के लिए दो या पाकिस्तान को युद्ध के लिए दो, नहीं तो तुम क्या करो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाओ। ये ब्रिटेन ने ऐसा किया। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद समय खत्म हो जाएगा, मैं सारे के सारे उदाहरण आपको नहीं बता पाऊंगा। आज भी 2.5 बिलियन की संपत्ति
ब्रिटेन के बैंक में जमा है उस बिजनेसमैन की। ऐसे हजारों बिजनेसमैन हैं जिनकी संपत्ति को क्या कर दिया, ब्रिटेन ने सीज कर दिया। आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ, सीरिया के साथ क्या हुआ। 2011 से सीरिया की जनता को लगातार भड़काया गया, वहां विद्रोह शुरू हुए। MI6 और CIA की यही चाल थी, जनता को भड़काओ, सरकार को गिराओ और फिर अपना काम सिद्ध करो। आपको पता ही होगा, आप इसी बात से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बशर अल असद जो वहां के राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन और अमेरिका ने क्या करा, उनकी एक भी चीजें वहां नहीं चलने दी। ऐसा माहौल पैदा किया गया कि सीरिया के अंदर क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया भाई। मैं आपको बताऊं कि 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए यार, 60 लाख से 70 लाख तो बेचारे देश छोड़कर चले गए। कोई तुर्की चले गए, कोई लेबान चले गए, कोई जॉर्डन चले गए, कोई यूरोप चले गए। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ा नरसंहार था यार। और आप सबको पता है कि 30 सितंबर 2015 को असद को बचाने के लिए रशिया ने क्या कर दिया, सीधे तौर पर अपनी आर्मी उतारी और वहां के प्रेसिडेंट को सेव किया, अपनी एयरफोर्स उतारी ताकि MI6 और CIA के जितने भी विद्रोही हैं या लड़ाकू हैं जो इनके, उनको बैकफुट में फेंका जा सके। इसलिए 20 और 21 अक्टूबर 2015 को असद को क्या किया, मास्को लेकर गए वो उनकी सेफ्टी के लिए। यहां असद ने क्या किया, धन्यवाद किया रशियन गवर्नमेंट को या पुतिन को। लेकिन आज भी क्या बोलती है ब्रिटेन की MI6 या CIA कि रशिया पूरी दुनिया के अंदर क्या कर रहा है, नरसंहार फैला रहा है। लेकिन असली वजह, असली मकसद सारी दुनिया से छुपाया जाता है यार। और आप सबको पता है कि 2024 के अंदर सेम दोबारा रशिया के ऊपर वही कार्रवाई करी MI6 ने बैकफुट में रहकर, और असद को अपनी जान बचाने के लिए मास्को जाना पड़ा। और लोगों ने क्या बोला, क्या भरम फैलाया पूरी दुनिया के अंदर कि सीरिया के राष्ट्रपति तो अपने देश को छोड़कर चले गए। लेकिन वजह दुनिया से नहीं बताई गई कि इस सब के पीछे कौन है। और आज पूरी सीरिया के अंदर किसका कंट्रोल है, इसी MI6, इसी CIA का। और आज इन्होंने अपना एक प्रॉक्सी क्या कर दिया, अहमद अल सरा को क्या कर दिया, वहां का एक राष्ट्रपति बना दिया, जो क्या है, ब्रिटेन या CIA का क्या है, एक प्रॉक्सी है। और वो किनके इशारों में काम करता है, अमेरिका के इशारों में या ब्रिटेन के इशारों में। और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक वॉर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप सबने दुनिया भर में एक तस्वीर देखी होगी यार, 10 से 12 नवंबर 2025 को अहमद अल सरा ने क्या किया, व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मीटिंग करी, बैठक करी। और आपको जानकर यह शौक होगा कि यह सीरिया इतिहास में 1946 के बाद पहली मीटिंग थी यार, जो किसी सीरिया के राष्ट्रपति ने क्या किया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ किया था। तो आप समझ रहे हैं, जो आपको प्लानिंग आज नजर आ रही है, उन प्लानिंग के पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज 10, 20, 30, 40, 50 साल भी लगा देते हैं किसी देश की सरकार को गिराने में, वहां की अर्थव्यवस्था को खत्म करने में, वहां के लोगों के दिमाग के अंदर एक नई चीज, एक नई सरकार और नए लोगों के प्रति प्यार जताने के लिए। अब सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन यार, अब आप पूछोगे कि अमेरिका और ब्रिटेन को इससे क्या फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ भाई, ईरान का प्रभाव सीमित रहे, रूस पूरी तरह से हावी ना हो पाए, ठीक है, सीरिया पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में है। रूस और ईरान को पूरी आजादी के क्षेत्र में नियंत्रण करने से रोका जाए, समझ रहे हैं आप, ताकि रूस क्या हो, ईरान की हर क्षेत्र में क्या हो, इंटरफेयर ना कर सके या उसके कंट्रोल में ना आए। अब आप पूछोगे, और पूछना चाहिए यार, कि इससे ब्रिटेन और अमेरिका को क्या फायदा हुआ। यार बहुत फायदा हुआ यार। देखो, ब्रिटेन के ऊपर तो मैंने आपको बोला 2.9 ट्रिलियन का कर्जा है भाई, तो ब्रिटेन तो सबके पैसे रखते जा रहा है ना यार, तो ब्रिटेन तो स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि उसको पैसा चुकाना है अपने। या तो ब्रिटेन का आपको पता है जितनी उसकी GDP है उसका 96% उसके ऊपर कर्जा है। तो इन सब देशों का एसेट सोना क्या कर रहा है,
ब्रिटेन जमा कर दे रहा है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका को क्या बेनिफिट है कि अमेरिका के नजदीक के जितने भी देश, चाहे आपने अभी आपको देखने को मिला वेनेजुएला, या उसने और भी देशों को बोला कि मैं इनके ऊपर भी कार्रवाई करूंगा, तो उसे लगता है कि कहीं रशिया यहां तक ना पहुंचे। अगर किसी भी देश के नजदीक उसका दुश्मन देश पहुंच गया तो उसको क्या कर सकता है? आसानी से बर्बाद कर सकता है। जैसे इन्होंने गेम किया था, क्या किया, यूक्रेन को क्या कर दिया, प्रॉक्सी के तौर पर रशिया के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। यानी कि रशिया के बिल्कुल नजदीकी एक देश को अपना बेस बना लिया, और इन्हें डर था कि आज नहीं तो कल रशिया या चाइना क्या करेगा, इनके नजदीक तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उन सब क्षेत्रों को क्या कर दो, अपने कंट्रोल में मिला दो। अब आते हैं इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए। मैं आपको बताऊं कि सितंबर के आंकड़ों के अनुसार, इसी सितंबर के आंकड़ों के अनुसार यार, आरबीआई के पास लगभग 880.1 टन सोना है, जिसमें से 575 टन सोना का एक बड़ा हिस्सा हमेशा क्या होता है, भारत की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हो यार, अपने घरों में सोना रखते हो ना। कभी मुसीबत में अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम्स हो किसी भी चीज को, तो हम अपने सोने को क्या करते हैं, गिरवी रखते हैं, ताकि उससे हमें पैसा मिल सके और उस पैसे से जो भी जरूरत हो उसको पूरा किया जाए। इसलिए दुनिया का हर देश क्या करता है, सोने को रिजर्व रखता है, ताकि मुसीबत के टाइम इस सोने का इस्तेमाल अपने देश की सुरक्षा के लिए किया जाए। इसके अलावा 290.3 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, बिल्कुल बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास रखा गया है यार। वहीं 14 टन सोना गोल्ड डिपॉजिट अरेंजमेंट का हिस्सा है। और आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2023 में आरबीआई ने क्या किया, विदेशों से अपना 274 टन सोना भारत वापस लेकर आ गई यार। और ये सबसे अच्छा काम किया कि हमारी आरबीआई, हमारे भारत ने क्या किया, 274 टन सोना हम दोबारा अपने देश में लेकर आ गए। बहुत विरोध हुआ इसका, कुछ लोग चाहते थे, कुछ पावरफुल लोग चाहते थे कि भारत ये सोना वापस लेकर ना आए। और आज भारत अपना सारा सोना अपने घर लाना चाहता है यार, क्योंकि इतिहास को देखते हुए उसे लगता है कि कहीं इन फ्यूचर में, जैसा आज पूरी दुनिया के अंदर आ रहा है, कभी ऐसा ना हो कि जैसे रशिया के सारे एसेट जमा कर दिए, जैसे वेनेजुएला के एसेट जमा कर दिए, या सीरिया का सारी चीज़ें जमा कर दी, और दुनिया में बहुत सारे मुल्कों का, ये कभी क्या हो, हमारे साथ ना हो। इसीलिए भारत को भी सबसे ज़रूरी है कि हमारा सारा गोल्ड सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारे देश में सुरक्षित होना चाहिए। अब एजेंसीज या दुनिया की उन छुपी हुई ताकत या डीप स्टेट की सबसे बड़ी प्लानिंग, एक पल के लिए सोचकर देखो कि आज पूरी दुनिया के अंदर क्यों वॉर हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं यार तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या है, क्या यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं है कि आज पूरा गाजा खत्म हो गया, पूरा सीरिया खत्म हो गया, ईरान का हाल आप देख सकते हैं, एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को उसी के देश से उठा दिया जाता है और पूरी दुनिया खामोश रहती है। तो ये क्या है, आज यूक्रेन पूरा तबाह हो गया, 3 साल से रशिया युद्ध में है, तो आप इसे क्या विश्व युद्ध नहीं कहोगे? क्या विश्व युद्ध वही है कि जब पूरे दुनिया न्यूक्लियर वॉर पर आ जाए? क्यों आज हिंदुस्तान के चारों तरफ, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है? तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, सिर्फ आप समझना और एक पल के लिए सोचकर देखना कि अगर एशिया में हिंदुस्तान, रशिया और चाइना, इन तीनों एक होते हैं, तो क्या विश्व के अंदर ऐसी कोई ताकत है, ऐसा कोई देश है जो इन 3 देशों का क्या कर सके, सामना कर सके? अगर इन 3 देशों की अर्थव्यवस्था, इन 3 देशों की सेनाएं एक साथ होती हैं और पूरा विश्व भी एक हो जाएगा ना, तो इन 3 देशों का सामना नहीं कर सकता। तो ऑपरेशन अनथिंकेबल जो जुलाई 1945 से चर्चिल ने शुरू किया था और 1998 में MI6 ने बोला कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया, नहीं, ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, ये ऑपरेशन आज भी चल रहा है। तो दुनिया के वो डीप स्टेट और पावरफुल देश कभी नहीं चाहते कि ये 3 देश एक हो जाएं। रशिया का वहां क्या कर रखा है, युद्ध में उलझा के रखा है। हिंदुस्तान के चारों तरफ के देश क्या कर दिए, धीरे धीरे खत्म करे जा रहे हैं। आप चाइना को देखो, ताइवान को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया जाए। बस ये 3 देश एक नहीं होने चाहिए। ये ऑपरेशन अनथिंकेबल का सबसे बड़ा प्लान का हिस्सा है यूएसएसआर को तोड़ने के बाद।
और मैं सभी हिंदुस्तानियों से एक आग्रह करता हूं कि भ्रम में ना फैलें और भ्रम में ना आए, अफवाहों में ना आए, प्रोपेगेंडा में ना आए। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार कभी हमारे देश में भी ऐसा हुआ, तो मैं ये बोलूं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर देश है। हमारी आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। हिंदुस्तान को दुनिया का कोई भी देश आज पराजित नहीं कर सकता। ये 1962 नहीं है, ये 2026 का हिंदुस्तान है। और रही फोर्स की बात, तो लोगों ने बोला डेल्टा फोर्स अमेरिका की ये वो, तो एक पल के लिए डेल्टा फोर्स की हिस्ट्री को अभी चेक करना और हमारी पैरा स्पेशल फोर्स की हिस्ट्री को चेक करना। तो मैं फक्र के साथ आपसे कहूंगा कि जिस डेल्टा फोर्स को पूरी दुनिया में एक सुपर कमांडो बोला जाता है, वो हमारी पैरा स्पेशल फोर्स से इंस्पायर हुई। अभी चेक करना, 10 साल पहले हिंदुस्तान की 9 पैरा कमांडो बन चुकी थी, उसके 10 साल के बाद क्या बनी? डेल्टा फोर्स बनी। और सभी हिंदुस्तानियों से एक विनम्र निवेदन है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने राष्ट्र के साथ खड़े रहो, अपने देश के साथ खड़े रहो। अगर हमारा देश सुरक्षित है तो देश का हर व्यक्ति सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।